हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑसमो थॉट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेसिज्म। अब मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि भाई तुम पाकिस्तान में करंट क्रीम लगा के बैठे हो, तुम अमेरिका के मसले के बीच में तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा मुंह ही नहीं बनता बात करने का। लेकिन मसला ये कि रेसिज्म हमारे अंदर भी है, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो आते हैं डेफिनेशन पे कि ये डेफिनेशन के हिसाब से आखिर ये रेसिज्म है क्या। रेसिज्म इज़ बेसिकली प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एन अदर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर टुवर्ड्स एन अदर रेस, इस बिलीफ पे कि तुम उनसे बेहतर हो, यू आर सुपीरियर एंड दे आर इन्फीरियर। ये जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाकया हुआ अमेरिका में, 911 को कॉल की गई, पुलिस आ गई, कस्टडी में ले लिया और इस तरह बिहेव किया कि बंदा ही मर गया। हमारे अंदर अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। यानी कि ऐसा बायस, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई फटे कपड़ों वाला गरीब आपको दिखता है तो आपको लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुँचाएगा, और कोई सूट बूट टाई शाई पहन के बंदा खड़ा होता है तो आपको लगता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब ये बायस टूटता कैसे? टूटता इस तरह है कि आप इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा करते हो आपके लिए ईजी सीन हो जाता है। यानी कि अपने ग्रुप ऑफ पीपल से निकल के, यानी खुद से निकल के अगर उन गरीब फटे कपड़े लोगों के साथ उठना बैठना तुम जैसे शुरू करने लग जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि नहीं भाई, सारे लोग बुरे तो हैं नहीं, तो ये सारी कम्युनिटी को एक ही लेवल दे के मैं बैठा था, ये गलत था। तो इंटरेक्शन से ये चीज़ ठीक हो सकती है। और दूसरा अवेयरनेस से। अब जो हमारा ब्रेन है वो कोई फ्लॉलेस नहीं है, वो गलतियां करता है, वो अजम्पशंस करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए। कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिर्फ पता होना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आप एजुकेट नहीं होगे, इस चीज़ से अवेयर नहीं होगे, तब तक आप इसको कंट्रोल कर नहीं सकते। साइंटिफिक एविडेंस बताता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो नेटिव अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, अफ्रीकन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी है, बायोलॉजिकल डिफरेंस तो उनमें बिल्कुल निग्लेजिबल है। तो फिर ये बुरे ये अच्छे हमने क्यों बनाए हुए हैं, इस पे ज़रा तसल्ली से जाते हैं। पहले तो ये जान ले कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, यानी कि वो पूरा एक छोटा सा घर बनती जा रही है जिसमें सारे कंट्रीज़ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो हम कहते हैं, वेब यानी कि मकड़ी का ऐसे कोई छाता है, जाला है जिसमें सारे कनेक्टेड हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। बल इस तरह मिसाल ले लो कि दुनिया बहुत बड़ा एक घर है जिसके बहुत ज़्यादा कमरे हैं, और हर कमरा एक मुख्तलिफ कंट्री है। किसी भी कमरे में कोई झगड़ा होता है, कोई कुछ टूट जाता है, तो सारे कमरों को पता चल जाता है कि भाई वहाँ कोई मसला हुआ है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तब से पॉसिबल हुआ जब से डिस्कवरी आई इंटरनेट की। मुझे नहीं पता इस कोटेशन में कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि विल स्मिथ ने कहा है कि रेसिज्म इज़ नॉट गेटिंग वर्स, इट्स गेटिंग फिल्म्ड। यानी कि रेसिज्म बुरी और बुरी होती नहीं जा रही, बल्कि सिर्फ वो शूट की जा रही है, फिल्म किया जा रहा है उसको, और इंटरनेट पे डाल दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 सेंचुरी पहले तो रेसिज्म बहुत ज़्यादा बुरी हुआ करती थी। बड़ी इस टॉपिक पे फिल्में बनी हैं जिसमें भाई दिखाया जाता है कि ब्लैक्स पे इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता था, लेकिन क्या है कि उनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, लोगों को पता नहीं था, कोई उठ के नहीं आते थे क्योंकि इंटरनेट नहीं होता था। एक मसला यहाँ पे होता था तो उधर जाके किसी को पता नहीं होता था। अब कोई मसला कहीं अमेरिका, कहीं जापान, चाइना में किसी गली में होता है तो वो जाके इधर वदत रोड, मक्का कॉलोनी, लाहौर के भी एक एक बंदे को पता चल जाता है। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इस बुक में जो है वो जी बता रहे हैं ये 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इसको बाद में हम जो है सही से रिव्यू भी करेंगे, लेकिन इसमें वो बता रहे हैं कि 1945 के बाद रेसिज्म काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर डीपली इनग्रेंड थी, और उनमें से पुलिस भी थी। पुलिस क्या करती थी कि वो डिस्क्रिमिनेशन करती थी। जहाँ पे कोई किसी गली में अकेला ब्लैक पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको पकड़ के उसकी पूरी तलाशी करते थे, गोरे को छोड़ देते थे। इसी वजह से NWA एक बैंड भी था जिसने वो गाना भी बनाया था कि फक द पुलिस। हर गली में खड़ा हुआ ब्लैक पर्सन गैंगस्टर तो नहीं है, जिस तरह हर तिरछी टोपी पहनने वाला देवानंद नहीं है, हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं है। एक चीज़ है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी को अगर आप बहुत ज़्यादा सप्रेस करते रहेंगे इतने अरसों में, तो क्या है कि उसका रिएक्शन वायलेंट होगा। लोग आएंगे फटके बाहर के हम पे ये क्यों जुल्म हो रहा है, और वो इस आउटरीच की वजह से उसका रिएक्शन इतना बुरा होगा कि वायलेंस होने लग जाएगा और क्राइम भी होने लग जाएगा। जिस तरह ये वाकया हुआ उसके बाद वीडियोस देखी कि भाई सारे जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं वो न्यूयॉर्क सड़कों पे आ गए हैं और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये गाड़ी बेशक हमारे ही किसी जो है ब्लैक पर्सन की हो, वो बस शीशे तोड़ रहे हैं। एक चीज़ होती है कॉज एंड इफेक्ट। अगर मैं इस दीवार में ज़ोर से पंच मारूं तो ये मेरा पंच मारना कॉज था, और इफेक्ट इसका ये हुआ कि मेरे हाथ में दर्द हो गया। अब मैं इस पर मरहम पट्टी करके इसको मैं सही तो कर सकता हूँ, इफेक्ट को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने कॉज ही ना किया होता तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर हम प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे नहीं तो रिएक्शन वायलेंट इतना होगा नहीं। एक चीज़ भूल कर भी यकीन न करना कि रेसिज्म नेचुरल है।
रेसिज्म नेचुरल नहीं है, बल्कि ओल्ड कंडीशनिंग की वजह से हमारे अंदर घुस गई है। अगर वो नेचुरल होती तो आप छोटे बच्चों को आपस में खेलते हुए ना देखते कि भाई ये तो ब्लैक है, ये तो ब्राउन है, वो आपस में खेलते। अगर नेचुरल होती तो बचपन से होती। ये तो हो गई इंटरनेशनल बातें। अब आते हैं अपने और अपने पड़ोस की बातों पे कि इंडिया और पाकिस्तान। भाई हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने इतने अरसे हुकूमत की। अब अंग्रेज़ थे जो हुक्मरान थे, जिनके पास पैसा बहुत था, तो हमारे हिसाब से वो खूबसूरत भी थे, क्योंकि आप ही ने सुना है कि भाई अगर पैसा हो तो हुस्न भी आ जाता है। तो हमारे हिसाब से उनके पास पैसा भी था, तो हमारे हिसाब से वो खूबसूरत भी थे। ये मेरी बातें ओदने से अगर अमेरिका में कोई रेवोल्यूशन आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक बंदे की भी सोच थोड़ी सी ठीक होती है तो हमारे लिए विन सिचुएशन है। तो जी हम तो थे ब्राउन और हम पे हुकूमत की गोरों ने, तो हमारे हिसाब से गोरे थे खूबसूरत, गोरे थे अमीर, गोरे थे हुक्मरान, गोरे थे सुपीरियर हमारे परदादों के हिसाब से। और वही चीज़ हमारे अंदर चलती हुई आई। अब हम ब्लैक्स तो हैं भी नहीं, हम ब्राउन हैं। हम ब्राउन में से भी जो डार्कर है, जो डार्क ब्राउन है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं जिनके सांवले रंग की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे। लड़के का तो फिर भी ऐसी ना कि उसके पास पैसा अगर आ जाए तो उसको गोरी बीवी मिल जाती है। अब फिर वो अगर मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई कपल अगर हम देखते हैं लड़की गोरी है और लड़का काला है, तो हम क्या कहते हैं, यार लानत है हमारी जिंदगी पे, इसको भी ये मिल गई है, लंगूर के साथ अंगूर। अब ये कंडीशनिंग हुई इस तरह से कि हमारे दादा परदादा जो थे उनकी मेमोरी में ये फीड हो गए, और जो नई जनरेशन आई उसको वो कन्वे करते गए। आगे चलता गया। फिर बहुत बड़ा रोल निभाया किसने, मीडिया ने और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ब्रांड्स ने। बचपन से एड्स में हम क्या देखते आ रहे कि भाई ओ लड़की को नौकरी नहीं मिल रही, वो इंटरव्यू में जा रही है, वहां से फेल होके आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उसका मुंह जो है वो सांवला है। फिर क्या होता है जी, उसने क्रीम लगाई, 7 दिन में हो जाओ गोरी गोरी हो जाने के बाद उसको नौकरी तो क्या, अगले ही दिन उसको प्रमोशन भी मिल गई। तो मतलब कि स्किल्स का कोई सीन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस का कोई सीन नहीं है। अगर आप गोरे हो तो आपको नौकरी क्या, प्रमोशन भी मिल जाएगी। ये सिखा रहा है हमें हमारा मीडिया, और ये सिखा रहे हैं हमारे फेयरनेस ब्यूटी ब्रांड्स। सालों से हमारी इस इनसिक्योरिटी पे ये ब्यूटी ब्रांड्स वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते गए, और हमारी औरतें इधर जहरीले फार्मूले बना के क्रीमें अपने चेहरे पे थोपती गई, इतनी कि उनकी खालें छिल गई। सिंपल सी बात है, अगर आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा तो आप डार्क होगे, अगर वो कम होगा तो आप गोरे होगे। तो कोई भी ऊपर से क्रीम आपको अफेक्ट नहीं करने वाली। लोगों ने क्या किया भाई, टीके लगाने शुरू कर दिए कि मेलानिन पिगमेंट्स को रिड्यूस करे ताकि वो गोरे होने लगे। और भाई शुरू से मुझे भी मेरे दोस्त काले करते रहते थे। बल्कि इस तरह मेरा एक बहुत गोरा दोस्त होता था, वो क्या करता था, बीच में खड़ा हो जाता था, इधर मुझे रखता था और इधर एक और मेरा दोस्त था वो भी काला था, उसको रख देता था और सेल्फी लेता था और हैशटैग लगाता था ओरियो सेल्फी। वो ओरियो के होते हैं ना 2 बिस्किट काले बीच में वाइट क्रीम, तो ये करता था। लेकिन ये क्या, मुझे कोई भी अगर बोलता था वो काले, तो मैं कहता था इस काले को घर तो ले जा, सबको खुश कर दूंगा। लेकिन ये तो मैं था, एक मुतमैन, बेगैरत और बदतमीज आदमी। लेकिन हर बंदा इस तरह नहीं होता, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ये जो रिश्ता लोग देखते हैं तो उसमें भी क्या कंडीशंस होती हैं। पहली तो एक हम जो कोशिश हमारी यही है कि हमारी जो लड़की के लिए लड़की हो वो माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर वो गोरी हो तो फिर हमारे बच्चे भी गोरे पैदा होंगे। ये कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं भाई? अगर रिलीजन की अप्रोच से भी आओ तो वहाँ पे क्लियरली बताया गया कि कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं है, कोई काला किसी गोरे से बेहतर नहीं है। आप में से बेहतर वो है जो बेहतर इंसान है। लड़की का नमाज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिलीजन को फॉलो करती हो। तुम कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हो जिसमें तुम वाइट को सुपीरियर कर रहे हो? मैंने 1-2 साल पहले सनाज बकेट के साथ कोलेब्रेशन की थी, जिसमें मैंने ये ब्यूटी क्रीम्स वगैरह को रोस्ट किया था, जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जो मैंने शुरू में बातें की वो तो इंटरनेशनल है, मुझे नहीं पता उनसे कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन बाद में जो मैंने बातें की, जो है वो हम में जो गोरा कॉम्प्लेक्स है उसको हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। एवरी लाइफ मैटर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ऑसमो थॉट और ऑसमो स्पीक्स, जो भी मूड हुआ। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब समझे दया। इसका मतलब समझे दया। इसका मतलब समझे दया।